नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। वंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीक शर्मा, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रतीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्याएं हैं तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल्स कर सकते हैं और सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर प्रतीक से। डॉक्टर प्रतीक, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या है, इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बंसल न्यूज़ का, क्योंकि अभी गत संडे को ही 29 तारीख को वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे था। उस दिन हमने एक संगोष्ठी एक CME की थी ऑप्टिक न्यूराइटिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर। उसी विषय में बात करने के लिए आज हमने उसी वार्ता को आगे बढ़ाया है। जैसा बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या है। जब हम ऑप्टिक न्यूराइटिस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा हम आई की संरचना के बारे में बात करना ज़रूरी है। आई, हमारी जो आँख है वो एक तरह का लेंस है और हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेसर है। इसके बीच में जो एक वायर है या ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो आई से कनेक्ट होती है, जहाँ उस जगह की स्वेलिंग जब आ जाती है, जो हमारी भाषा में इन्फ्लामेटरी कंडीशन कहलाती है। पर उसके कई और कारण हो सकते हैं, पर जब इन्फ्लामेटरी कंडीशन या उस पर सूजन जो रहती है उसे ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। ये स्थिति में आपको एक आँख से दिखना धुंधला, कम दिखना या पूरी तरह दिखना बंद हो सकता है। कुछ हिस्से, कई बार सिर्फ कुछ हिस्से का नहीं दिखेगा, कई बार हो सकता है सिर्फ सेंटर का ना दिखे। तो अगर आप किसी व्यक्ति को अचानक से किसी एक आँख से या अथवा दोनों आँखों से धुंधला दिखना हो रहा है और वो यंग आदमी है या बूढ़ा आदमी भी है, अगर उससे दोनों को धुंधला दिखना हो रहा है, कम दिख रहा है या साफ नहीं दिख रहा है, कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो उसको ऑप्टिक न्यूराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। उसको तुरंत ही अपने नियरेस्ट जो भी आँख के डॉक्टर हैं, फिजिशियन है या न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। चलिए, स्क्लेरोसिस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ऑप्टिक न्यूराइटिस का इससे क्या कुछ संबंध है, इस बारे में हम विस्तार से समझना चाहेंगे। जब भी हम ऑप्टिक न्यूराइटिस की बात करते हैं तो हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट जगत है उसमें हमेशा बात की जाती है कि क्या ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इसका बड़ा गहरा संबंध है। आमतौर पे 70-80% केसेस में ये पहला लक्षण होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, और कई बार ये अगर शुरुआत में नहीं आता तो 50% केसेस में बाद में आ जाता है। तो जब भी हम एक आँख से धुंधले दिखने की बात कर रहे हैं तो क्या वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की शुरुआत है, और क्या हम इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस को पहले ही अटैक में पकड़ लें, ये हमारी कोशिश होती है। तो क्योंकि हमने माना गया है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हम रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी बार बार अटैक करती है। और ख़ास बात है इसकी कि यह यंग लोगों को, जवान को 15 से 50 की उम्र में ही अफेक्ट करती है। फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो अगर हमको लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक आँख से धुंधला दिखना हुआ है और उसको ऑप्टिक न्यूराइटिस है, क्या उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, क्या वो एक डिमाइल्टिंग डिसऑर्डर या उसके कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कोई भाई बंधु जो और इलनेसेस हैं उनका एक हिस्सा है, तो जब भी हमारे को किसी आँख व्यक्ति या पुरुष या महिला को ऑप्टिक न्यूराइटिस है, तो हमारी कोशिश होती है हम उसको पूरा आइडेंटिफाई करें, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करें और आइडेंटिफाई कर लें कि क्या ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस या उसके जैसे किसी बीमारी का रिलेटेड डिसऑर्डर का पार्ट है, और इसके लिए क्या सिर्फ जो इमीडिएट ऑप्टिक न्यूराइटिस का ट्रीटमेंट होगा वो काफ़ी होगा, या इसके लिए हम डिसीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स जो अलग अलग बीमारियों की अलग होती हैं उस पर उनको शुरुआत करना ज़रूरी है। तो अगर आपको कुछ भी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, अगर धुंधला दिखना हो रहा है और आपको लगता है कि मेरी आँख से कुछ कम ही धुंधला दिख रहा है, कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो तुरंत ही अपने न्यूरोलॉजिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से सलाह लें, क्योंकि वही व्यक्ति हैं जो आपकी बीमारी को पकड़ पाएंगे और उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके आपको नॉर्मल कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है ये मौका हो हमारे को बड़ी सी बड़ी बीमारी जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का और उनको प्रॉपरली ट्रीट करने का। डॉक्टर प्रतीक, अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की हम चर्चा करें, अगर विस्तार से इसे समझना चाहें तो आम भाषा में आप क्या कहेंगे कि किस तरह के चेंजेस बॉडी में आते हैं इस बीमारी की वजह से, और क्या ये सिर्फ आंखों को अफेक्ट करती है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत ही वेग और मल्टीपल प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। तो जब से, जैसे मैंने कहा, ऑप्टिक न्यूराइटिस उसका सबसे क्लासिकल प्रेजेंटेशन है। ऐसा देखा गया है कि अगर व्यक्ति को ऑप्टिक न्यूराइटिस हुई तो उसको 5 साल में करीब 30% चांसेस होते हैं कि उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस डेवलप हो जाए। तो पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रेजेंटेशन ज़रूरी नहीं हर समय बहुत ही सिंपल और आँख से ही चालू हों। कई बार वो किसी हाथ में झुनझुनी होना, साफ ना बोल पाना, लगातार चलने में दिक्कत होना, पैरों में अकड़न होना, कई बार पेशाब की दिक्कत होना, बार बार पेशाब आना, या कभी ऐसा लगता है कि किसी उंगलियां मेरे ढंग से काम नहीं करती हैं, या मेरे बोलने में दिक्कत होना, चेहरे में दर्द होना, जिसे हम ट्राइजेमिनोलैल्जिया कहते हैं, कई बार वह भी खासकर दोनों तरफ अगर प्रेजेंटेशन हो तो वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का लक्षण हो सकता है। तो अगर आपको कुछ भी सिम्टम जो परसिस्टेंट हों, लगातार हों,
भले ही वो नॉन स्पेसिफिक हों, बहुत उनको हम समझ ना पा रहे हों, तो एक बार ज़रूर उसके लिए सलाह लें फिजिशियन से या न्यूरोलॉजिस्ट से कि क्या हम, स्पेशली अगर हम यंग हैं और हमको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए हम वो सिम्टम्स से उनको एट्रीब्यूट या नहीं रिस्पॉन्सिबल बना सकते, तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम हैं जो न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं या न्यूरोलॉजी फॉर्म पेन हो सकते हैं, नसों का दर्द, कमर का दर्द, बहुत, क्योंकि पेशाब, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हो सकते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस की अगर हम बात करें सर, तो आगे जाकर क्या ये बीमारी गंभीर हो सकती है अगर इसका प्रॉपर इलाज ना मिले? सबसे बड़ा रीज़न होता है कि अगर ऑप्टिक न्यूराइटिस है तो उस व्यक्ति के एक या दोनों आँखों से धुंधला दिखना हो चुका है, और वो मैंने जैसा बताया यंग लोगों में होता है, प्रोडक्टिव ईयर ऑफ लाइफ है, अगर व्यक्ति ठीक नहीं होगा तो वो शायद अपने एक तरह से अपाहिज ही हो जाएगा, तो उसका तुरंत इलाज करना ज़रूरी है, जो कि आसानी से किया जा सकता है। और उसका इलाज करने, कई बार उसमें कई बार की वैरायटी होती हैं, कुछ व्यक्ति को सिर्फ एक बार होगा और कई बार 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 ना हो, पर हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो पूरी तरह रिकवरी नहीं हो पाएगी। पर इसकी कुछ वैरायटी में बार बार हो सकता है, जिसमें से मल्टीपल स्क्लेरोसिस या उसके रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, या कई बार सिर्फ ऑप्टिक न्यूराइटिस ही बार बार हो सकती है। तो जब भी आपको इस तरह की कुछ समस्या होती है तो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। ऑप्टिक न्यूराइटिस के इलाज के बारे में अगर हम आपसे जानकारी लेना चाहें, किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, कौन सी जांचें होती हैं? आज हम इसको डायग्नोसिस पे आते हैं, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस का जो हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिकल दोस्त होते हैं वो अपना हिस्सा देखते हैं, जो आँख में सूजन होती है उसके लिए वो डिफरेंट टेस्ट हैं वो करते हैं, उसमें विजुअल फील्ड चार्टिंग, फंडस का एग्जामिनेशन करते हैं। फिर जब हम अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं या उसके रिलेटेड डिसऑर्डर के सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एमआरआई ब्रेन विद आँखों की एमआरआई विद स्पाइन की एमआरआई कॉन्ट्रास्ट से किया जाना बड़ा आवश्यक है। कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं जिससे हम उनके और कारण होते हैं जो वैस्कुलाइटिस होते हैं उसको मार्कर्स को ढूंढते हैं, ये हड्डी की पानी जैसे हम लंबर पंक्चर कहते हैं, उसमें देखते हैं कि ब्रेन के अंदर कुछ स्वेलिंग तो नहीं चल रही, क्योंकि इन तरीक़ों से हम जल्दी से जल्दी ये जान सकते हैं कि क्या ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड डिसऑर्डर है या वही है, जिससे हम उसके पहले ही अटैक में उसको बार किसी दवाइयाँ ऐसी चालू कर दें जिससे हम उसका अटैक रोक पाएँ। जो एक्यूट अटैक का ट्रीटमेंट होता है वो यूजुअली स्टेरॉइड होते हैं, जिसे मेथिलपेनिसिलिन कहते हैं, जिसका इंजेक्शन करीब 3 से 5 दिन दिया जाता है, उसके बाद कुछ दवाइयाँ ओरल भी चलती हैं। तो अगर व्यक्ति कुछ भी समस्या है तो उसका इलाज भोपाल में आसानी संभव है। अपने अगर आँख की समस्या है और आँख से दिखना बंद हो तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से सलाह लें, अगर या कुछ और मैनिफेस्टेशन या लक्षण हैं तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें, उसका इलाज आराम से किया जा सकता है। डॉक्टर, आपने कहा कि ऑप्टिक न्यूराइटिस अगर होती है तो आंखों के साथ साथ ब्रेन को भी अफेक्ट करती है। कैसे चेंजेस ब्रेन में देखने को मिल सकते हैं, किस तरह से अफेक्ट करती है और क्या ये प्योरली क्योरेबल है? बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे मैंने कहा कि ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है एक पहला लक्षण हो और ऑलरेडी ब्रेन में चेंजेस चालू हो गए हों, जो हमको शायद उनने लक्षण दिए हों या ना दिए हों, इसलिए एमआरआई करना बड़ा ही आवश्यक है। अगर उसके साथ कई बार ऐसा होता है व्यक्तियों को, जो वो हमारे पास आता है उसको एक आध अटैक आँख का दूसरे पर हो चुका होता है, सब हाँ दिक्कत हुई थी, कुछ 1-2 दिन में ठीक हो गई थी तो हम नहीं उसके लिए दिखा पाए थे, तो हो सकता है आपको पहले ही एक अटैक हो चुका हो, इसलिए और दूसरे अटैक में ही आप प्रेजेंटेशन में आए हों। तो अगर ऑप्टिक न्यूराइटिस है तो हमको एमआरआई ब्रेन और आँखों की एमआरआई के साथ स्पाइन की एमआरआई करना चाहिए, कि कई बार वो एसिम्प्टोमेटिक लीजन पड़े होते हैं और ये मौका होते हैं हमारे लिए कि हम तुरंत से तुरंत उस बीमारी को आइडेंटिफाई करें, पकड़ लें और उसके लिए जो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है, एक्यूट अटैक का ट्रीटमेंट प्लस उसके बाद फॉलोड बाय जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, जिसे हम डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं। कौन सी बीमारी है, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका है या कुछ और तरह की बीमारियां हैं जिसके लिए कुछ दवाइयाँ स्पेसिफिक होती हैं, वही चलाई जाती हैं। वैस्कुलाइटिस भी कई बार होती है, कुछ लोग व्यक्तियों को जोड़ों में दर्द होता है, बीपी जल्दी आ गया, शुगर जल्दी आ गई, वो वैस्कुलाइटिस के अर्ली मार्कर हो सकते हैं। थायराइड की गड़बड़ियाँ हैं, तो अगर ऐसा कुछ है और उसको धुंधला दुखना हो रहा है तो हो सकता है वो वैस्कुलाइटिस से पीड़ित हो। तो इसलिए जब भी आपको इस तरह की समस्या होती है जिसमें आपको आंखों में धुंधला दिखना, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आ रहे हैं जो लगता है कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। बिल्कुल। और ऑप्टिक न्यूराइटिस के बारे में अगर आप जानकारी दे रहे हैं तो आप लगातार ये कह रहे हैं कि कभी भी जाकर मल्टीपल स्क्लेरोसिस बन सकती है। क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसके बाद बॉडी में देखने को मिलते हैं? जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तरह की डीमाइलिटिंग डिसऑर्डर है। हमारी जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं, उस पर एक झिल्ली होती है जिसे हम माइलिन कहते हैं। उस माइलिन को ये छीलती चली जाती है, उस कारण कई बार आपको बिल्कुल वैसे लक्षण आएंगे जो लकवे में पैरालिसिस जैसे आ सकते हैं। हो सकता है एक हाथ का चलना का बंद हो जाए, एक हाथ में झुंझुनी आ जाए, आधे शरीर में आ जाए, चारों हाथ पैरों पर आ जाए, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर किसी भी हमारे न्यूरो एक्सिस में कहीं भी इफेक्ट कर सकती है। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि एक बार अटैक हुआ है और हमको ठीक हो गए, तो हमको ये मौका है कि अगले अटैक को रोकें। कई बार मल्टीपल स्क्लेरोसिस की खास बात होती है उसमें ब्रेन में नए नए लीजन आते रहते हैं, कई बार उनके लक्षण भी नहीं आएंगे। हो सकता है वो समय से पहले आपको बूढ़ा कर दें, समय से पहले आपको अपाहिज कर दें, क्योंकि कई बार अगर स्पाइनल कॉर्ड में लीजन आया तो रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपको आज एक मौका मिला है, आपको फर्स्ट अटैक हुआ है, आपने अटैक का ट्रीटमेंट ले लिया, आप रिकवर हो गए, तो आप दूसरे अटैक को रोकें, क्योंकि इस बीमारी का नाम ही रिलैप्सिंग रेमिडिंग है। वो अटैक करेगी ही और धीरे धीरे वो बढ़ेगी ही, आपको समय से पहले बूढ़ा या अपाहिज कर सकती है। इसलिए आपको पहले अटैक में ही उसको आइडेंटिफाई करना है
और उसको ट्रीट करना है, कि जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये यंग लोगों की बीमारी है, आपके प्रोडक्टिव ईयर ऑफ लाइफ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कुछ भी ऐसे लक्षण जो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस से है या उसके रिलेटेड डिसऑर्डर के हैं, तो अपने आसपास न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। अलग अलग फैक्टर्स अब मैं समझना चाहूंगी सर। ऑप्टिक न्यूराइटिस के बारे में आपने पहले भी जिक्र किया कि फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, या एज फैक्टर में आपने बोला कि युवाओं में ज़्यादा होती है। क्या हेरिडिटरी डिसीज़ है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? आमतौर पे जो ऑप्टिक न्यूराइटिस के कारणों की बात करते हैं, जैसा हमने कहा, जो अभी हम बात कर रहे थे वो इन्फ्लामेटरी की बात कर रहे थे, पर कुछ इन्फेक्शियस कारण होते हैं, कुछ तरह की इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें टीबी है और भी सिफिलिस है जो आँख पर असर कर सकती हैं, और इसके अलावा कुछ और कंडीशन जैसे वैस्कुलाइटिस होती हैं वो भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो अगर आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस से आप पीड़ित हैं तो आपको बहुत सारे टेस्ट किए जाने चाहिए, जिससे आपको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट कर पाएँ और प्रॉपर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाएँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ऑप्टिक न्यूराइटिस आमतौर पे खुद जानलेवा बीमारी नहीं है, पर कई बड़ी बीमारियों की वो शुरुआती लक्षण हो सकती है। इसलिए उसको हम तुरंत आइडेंटिफाई करना, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी रहता है। चलिए, अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में आपको समझना चाहूंगी मैं आपसे कि किन व्यक्तियों को ये होता है और किस कारणवश होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तरह का डीमाइल्टिंग डिसऑर्डर है, और अगेन ये भी इसके बारे में ये है कि वो यंग लोगों में ही होता है। इसके मल्टी फैक्टर कॉजेशन है, कई बार कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर भी नहीं देखा गया है, कई तरह के उसमें पोस्टुलेट हाइपोथेसिस हैं। पर डीमाइलेशन एक तरह की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, शरीर के अंदर ही अपनी इम्यूनिटी ही अपनी अगेंस्ट काम करने लगती है और उस तरह के वो ब्रेन की कोशिकाओं को डैमेज करने लगती है, और फिर धीरे धीरे उसके लक्षण बढ़ते चले जाते हैं। शुरुआती लक्षण कुछ भी हो सकता है, झुनझुनी से लेके कुछ भी, पर धीरे धीरे वो इनके स्पाइन पर लीजन बढ़ते चले जाएंगे और आपको अपाहिज या समय से पहले बूढ़ा या बिस्तर पर बेड बाउंड स्टेट में ला सकते हैं। इसलिए हमको अगर जब भी लगता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस से हम पीड़ित हो सकते हैं, जिसका लक्षण बहुत ही नॉन स्पेसिफिक हो सकता है और किसी को भी हो सकती है, और जैसे मैंने बार बार बताया कि 15 से 50 वाली उम्र में ही होती है, जो यंग लोगों की प्रोडक्टिव ईयर ऑफ लाइफ है उसमें हो सकती है। इसलिए आपको अगर कुछ भी सिम्टम है, अगर ऐसा लगता है कि हमारे चलने में चाल ठीक नहीं हो रही है, मेरे हाथ पाँव में कंपन है, मैं सही से चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोलने में लड़खड़ाहट है, मैं साफ़ नहीं बोलता हूँ, और ये सब चीज़ें अभी आई हैं और बढ़ती चली जा रही हैं या ठीक नहीं हो रही हैं, तो हम उसको हल्के में न लें। वो हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की शुरुआत हो, आपको तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। चलिए सर, इस बीच एक कॉलर अनुज हमारे साथ सीधी से जुड़ रहे हैं। अनुज, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर प्रतीक से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी हैं, उनको लगातार यही दिक्कतें रहती हैं, जैसे उनको चलने में दिक्कत होना, कोई पैर ऐसे शून्य हो जाना कि वो पैर रख रही हैं तो उनको ताकत नहीं पड़ रही है। तो इस टाइप के ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही है कि मतलब क्या मतलब इसमें? सवाल बड़ा अच्छा पूछा आपने, पर आपके जो समस्या है उसके लिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर न्यूरोलॉजिस्ट की व्यवस्था है, नहीं तो अपने आसपास के शहर जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट की व्यवस्था है वहाँ जाके मिलें, क्योंकि ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। पर इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ ये समस्या है कि वो एमआरआई से ही डायग्नोज की जा सकती है। सीटी स्कैन में उसमें कई बार चेंजेस बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो हमको आप अगर एक बार बंस अस्पताल आएँ, हम वहाँ पर पूरी जाँचें करके आपको ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं या उसके रिलेटेड डिसऑर्डर से हैं या उसका एग्जैक्टली कारण क्या है। अगर लगता है कि उसके कुछ समस्याएं उनसे रिलेटेड हैं तो उसका प्रॉपर्ली इलाज किया जा सकता है, उसका सही इलाज करके वो बेहतर हो सकती हैं। चलिए, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में आप जानकारी दे रहे थे, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस के बाद ये बीमारी लीड कर जाती है। अगर किसी को आंखों में दिक्कत है तो वो यूजुअली आई डॉक्टर को पहले रेफर करेगा, न्यूरोलॉजिस्ट के बाद नहीं जाएगा। कैसे आप समझते हैं कि एक आई डॉक्टर हैंडल करता है, या लिटरली वो फिर आपकी तरफ ही केस डाइवर्ट कर देते हैं? आमतौर पे क्योंकि जहाँ पर हर जगह न्यूरोलॉजिस्ट की व्यवस्था नहीं होती, तो आप आँख वाले डॉक्टर के पास पहले बार जाएंगे। वो आमतौर पे इलाज तो सभी यही देते हैं, जब आईवी सोलुमेड्रोल जैसे हमारी मतलब मेथाइलप्रेडनिसोलोन कहते हैं वो दिया जाता है। बस मेरी सभी जो ऑप्शनलिस्ट फ्रेंड्स हैं उनको सलाह होगी और यही होगा कि अगर आपको लगता है कि व्यक्ति ऑप्टिक न्यूराइटिस से पीड़ित है तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर भेजें, उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें अगर वो ध्यान नहीं पाते, कई बार एमआरआई की सलाह तो देते हैं वो, पर उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं करें तो बीमारी मिस हो सकती है, जो जिसका ट्रीटेबल है, जिसका इलाज संभव है और जो आगे बढ़ के मेन बीमारी बदल सकती है। तो बीमारी आँख की है, पर जैसे मैंने कहा आँख ब्रेन का दर्पन है, खिड़की है जिसके थ्रू हम ब्रेन में झांक सकते हैं। जब तक एमआरआई और उस तरह के जाँचें नहीं है, तो कई बार सिर्फ हम शुरुआत में आँख वालों की डॉक्टर्स की मदद से आँख के अंदर झांक कर देखते थे कि क्या बीमारी कुछ ब्रेन को अफेक्ट तो नहीं कर रही है। तो आँख के थ्रू स्टार्ट होने वाली बीमारी है, पर बीमारी न्यूरोलॉजिकल है, तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सभी ऑप्शनलिस्ट फ्रेंड से मेरी सलाह होगी कि अगर आपको लगता है कि व्यक्ति ऑप्टिक न्यूराइटिस से पीड़ित है तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर जरूर करें, वो उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके आइडेंटिफाई करके उसको मरीज का बेहतर इलाज दे पाएंगे।
चलिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में हमें जानकारी आप दे रहे थे और विस्तार से हमने इलाज के बारे में भी जानकारी ली। ऑप्टिक की अगर बात की जाए, अगर इसके इलाज की अगर हम बात करें तो क्या ये बीमारी प्योरली क्योरेबल है या आगे जाकर भी इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बार-बार कहता हूँ कि ये एक तरह की बीमारी है जो थोड़ा बहुत तरह से मैनिफेस्ट करती है, मल्टीपल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं और इसके बढ़ने की और बिगड़ने की आशंका हमेशा रहती है। तो अगर इसको फर्स्ट अटैक में पकड़ा जाए और उसी समय उसका एक्यूट अटैक का ट्रीटमेंट के साथ अगले अटैक रोकने की दवाइयाँ दे दी जाएँ और उसके लिए जो भी रीज़न होंगे अगर उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उसको फिर हम थोड़ा स्लो डाउन या बिल्कुल रोक सकते हैं। दवाइयाँ बेहतर अवेलेबल होती जा रही हैं, पहले सिर्फ इंजेक्टेबल अवेलेबल थे, अब ओरल अवेलेबल हैं। पहले उतने कॉस्ट मंथली थेरेपी काफ़ी हैवी महंगी पड़ती थी, काफ़ी कॉस्टली होती थी, अब वो भी क्योंकि उनके पेटेंटेड ब्रेक हो गए हैं तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती जा रही है। एमआरआई की व्यवस्था अब छोटे छोटे कस्बों में और वहाँ भी होती जा रही है। न्यूरोलॉजिस्ट भी अब पहले की मात्रा में ज़्यादा अधिकता में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं या आपका कोई प्रियजन है तो उसको एक बार न्यूरो से सलाह ज़रूर लें। उस बीमारी का इलाज संभव है, क्योरेबल है, अगर पर हम उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करेंगे तभी। अगर हम उसको मिस कर देंगे तो धीरे धीरे बढ़ता चली जाएगी और आपको समय से पहले बाधक हो सकती है आपकी रोज़मर्रा की स्थिति। चलिए, यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है, प्योरली क्योरेबल बीमारी है। इस बीच एक कॉलर अंजना हमारे साथ उज्जैन से जुड़ रही हैं। अंजना, आपसे सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पैर में है ना नसें में खिंचान बहुत होती है। जी, सवाल पूछने के धन्यवाद। आपकी जो हम ये ने सवाल पूछा है बड़ा ही कॉमन है कि नसों को, क्योंकि हम नसों में हिंदुस्तान में या भारत में हम नसों को बहुत सारी चीज़ों कहते हैं। अब अगर जितना मैं समझ पा रहा हूँ और जितना मेरा ज्ञान है उस हिसाब से शायद ये कमर की नसों में दबाव की स्थिति में पैरों में खिंचाव वाले दर्द की बात कर रही हैं। पर नस हम वेसल को भी कहते हैं, नस हम नर्व को भी कहते हैं, नस हम लिगामेंट को भी कहते हैं। पर आमतौर पर ये कमर दर्द की स्थिति से शायद मुझे पीड़ित लग रही हैं। मेरी यही सलाह होगी, आसपास अपने फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। अगर नसों में दबाव ज़्यादा है उसके हिसाब से वो दवाई देंगे, अगर उसकी ज़रूरत होगी तो कुछ जांचों के लिए भी देंगे, सलाह देंगे। आप उनसे मिलें और दवाई लें तो आप बेहतर हो सकती हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं सर। अब स्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहूँगी। कैसे इसका इलाज होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं इसमें? इसके इलाज की और जांचों की सभी व्यवस्था भोपाल में बंस अस्पताल में अवेलेबल हैं आपके लिए। इसके इलाज के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कि हमें ये एक्यूट अटैक है जिसमें हम IV स्टेरॉइड देते हैं, इंट्रावीनस स्टेरॉइड देते हैं, इंजेक्शन 3 से 5 दिन तक, और उसके बाद उसकी गोलियां भी देते हैं। पर जैसा मैंने कहा उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है जिसे डिसीज़ मॉडिफाइंग मेडिकेशंस कहते हैं या डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। ऐसी दवाइयाँ हमको रोज़ लेनी हों जिससे हम कोई अगला अटैक ना आए, और अगला अटैक ना आए साथ में ब्रेन के अंदर वो निशान ना आते जाएँ। क्योंकि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो डायग्नोसिस हमारे से होती है, कई बार हम मॉनिटर भी हमारे से करते हैं और ये मानते हैं कि बीमारी बढ़ या बिगड़ रही है, हो सकता है वो हमारे से करें। तो अपने डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह में ज़रूर रहें, दवाइयाँ प्रॉपर लें जो दवाई दी गई हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक लेनी होती है दवाइयाँ, कुछ हफ्तों कुछ महीनों नहीं, कई बार सालों तक लेनी होती हैं। और दवाइयाँ लेने के बाद भी चीज़ें कई बार ऊपर नीचे हो सकती हैं। थोड़ी रेयर बीमारियां हैं पर लेकिन इनके बारे में जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इनके इलाज संभव है। और जैसा मैंने बार बार बता रहा हूँ, यंग लोगों की बीमारी है और आपको ये क्रिपल्ड या बेड बाउंड स्टेट में ला सकती है अगर हम प्रॉपर इलाज ना लें। डॉक्टर प्रतीक, हम किसी भी बीमारी के बारे में जब भी डिस्कशन करते हैं तो लोगों का पहला रिएक्शन ये होता है कि क्या ये बीमारी जानलेवा है। अगर जानलेवा होती है तो कहीं ना कहीं गंभीरता बढ़ती है और अगर नहीं होती है तो लोग लापरवाही बरतते रहते हैं। अगर लापरवाही बढ़ती जाती है इस मामले में तो क्या आगे स्थिति बिगड़ सकती है? बड़ा ही अच्छा सवाल आपने वक्तव्य दिया है कि ये हम लोग जब तक भारत में जब तक हम जानलेवा स्थिति ना बन जाए उस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि बीमारी सीरियस है या लाइफ थ्रेटनिंग है वो दोनों कॉम्बिनेशन ही रहता है। पर सीरियस लाइफ मतलब किसी व्यक्ति को चलना बंद हो गया है, अगर उसके स्पाइनल कॉर्ड में एक लीजन आ गया है, वो बिस्तर पकड़ लेता है, जो व्यक्ति घर का ब्रेड विनर था या कमाऊ था वो बिस्तर पकड़ लेता है, तो बीमारी सीरियस तो हो ही जाती है भले वो लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। घर की एक महिला है जो कल तक उसकी घर की धुरी थी, अगर वो बिस्तर पकड़ लेती है या उसको दिखना बंद हो जाता है या वो दिखना कभी ठीक नहीं हो पाता, उसके कारण वो ऑलमोस्ट डिपेंडेंट हो जाती है घर की फैमिली लोगों पर, तो वो सीरियस बीमारी है। तो ये जानलेवा बीमारी नहीं है, समय के साथ बढ़ती जाती है। समय बढ़ते बढ़ते शायद कुछ सालों में वो जानलेवा बिस्तर पकड़ कर वो किसी और कारण से जानलेवा बन जाएगी, पर इमीडिएटली जानलेवा नहीं होती है। बस सीरियस है, क्योंकि ये एक बार बोल रहा हूँ कि जवान लोगों को होती है। पहले ही अटैक में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि आप बिस्तर पर आ जाएं और ठीक ना हो पाएँ,
भले ही वो जानलेवा ना हो, और ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, क्योंकि इसके कोई ख़ास कारण नहीं है कि किसी खास व्यक्ति को। जवानों में होती है, थोड़ी फीमेल्स में ज़्यादा होती है, पर लेकिन इसको किसी व्यक्ति को हो सकती है, किसी भी समुदाय विशेष में नहीं देखी जाती, ना किसी खास चीज़ की कमी से या किसी चीज़ की अधिकता से देखी जाती हो। ये एक तरह की इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, ऑटोइम्यून कंडीशन है, किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। चलिए, इस बीच एक कॉलर किशोर हमारे साथ धार से जुड़ रहे हैं। किशोर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्ते सर। नमस्कार। मेरे को सर लगभग 10-12 साल से पैरों से चलने में बहुत दिक्कत आती है, चल ही नहीं पाता हूँ मैं, बैलेंस बनता ही नहीं मेरा शरीर का। तो आप सवाल पूछने के धन्यवाद। मेरी आपको यही सलाह होगी, एक बार आप भोपाल आएँ, हमारे बंस अस्पताल में आके मिलें। चलने में जो दिक्कत आ रही है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो बढ़ती चली जा रही है, उसके लिए हमको जांचें करनी हो, जिसमें हमारा ही बड़ी ही विशेष होगी, और उसके लिए कुछ खून की जांचें करेंगे। मेरी आपसे केवल यही निवेदन होगा कि आप एक बार भोपाल आएँ, हम सारी जाँचें देख करेंगे। कुछ पुरानी जाँचें जो आपकी हुई हैं या कुछ पर्चे हैं उनको देखें, अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इसके चलने में दिक्कत क्यों आ रही है, वो ब्रेन से रिलेटेड है, क्या वो डीमेटिक डिसऑर्डर है, या वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस या उससे रिलेटेड बीमारी है। उसके लिए अब आके मिलें हमसे, हम उसके लिए बेहतर से बेहतर उपाय और इलाज देने की कोशिश करेंगे। इस बीच दो कंडीशन सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस से समझ आई हैं। इसके लक्षण कई बार पूरे शरीर में दर्द होना, नसें खिंचना, ये भी होते हैं। आमतौर पर लोग चाहते हैं कि घर में दवाई लेकर या होम रेमेडीज़ लेकर हम स्वस्थ हो जाएं। पैरालिसिस की भी अगर बात की जाती है तो पैरालिसिस में जितने भी डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी जाती है कि एक्सरसाइज करा कीजिए या जो भी है, कई बार लोग काफ़ी लापरवाही बरतते हैं। कितना गंभीर ये विषय आगे जाकर हो सकता है, कितना ज़रूरी है इसमें प्रिकॉशन लेना? सबसे बड़ा प्रिकॉशन, जैसा आपने कहा कि हम होम रेमेडी ट्राई करते हैं। अगर हम स्ट्रोक या पैरालिसिस की बात करते हैं उसमें कोई होम रेमेडी नहीं होती है। सबसे बड़ा कहीं ना कहीं हम जो इलाज में बाधक साबित होता है, हम पिछले कुछ जो 10 सालों में देखा है कि जो होम रेमेडी या लोकल ट्रीटमेंट, खासकर मैं स्ट्रोक की मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रोक या पैरालिसिस की बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं हम समय डिले हो जाता है, समय मिस हो जाता है। क्योंकि अगर हम इस्केमिक स्ट्रोक की बात करते हैं, पैरालिसिस की बात करते हैं, उसके लिए कोई होम रेमेडी नहीं है, ना ही ब्रेन हेमरेज जो दूसरा बड़ा कारण है पैरालिसिस का, ब्रेन से रिलेटेड, उसके लिए कोई होम रेमेडी है। अगर आपको कुछ भी ऐसा पीड़ित लगता है कि व्यक्ति को पैरालिसिस हो रहा है, उसको तुरंत ऐसे अस्पताल जहाँ पर सीटी स्कैन, एमआरआई, न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन की व्यवस्था हो जो इस काम में दक्ष हो, स्ट्रोक को ट्रीट करने वहाँ पहुँचें। समय के अंदर पहुँचेंगे तो हो सकता है आपका इलाज बेहतर हो, आप रिकवरी में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ आप देना संभव है, कुछ ऐसे इलाज करना संभव है। जब आप समय रहते पहुँचेंगे तो आपकी रिकवरी, जो स्ट्रोक को आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ठीक नहीं होते या लाइलाज है या पूरी तरह से उपचार नहीं हो सकता, वो बिल्कुल गलत है। उसकी तरह मरीज़ को नॉर्मल किया जा सकता है। और दूसरी बात आती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए। इसके लिए भी कोई होम रेमेडी नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कहा, इसके लिए पहले हमको जांच करनी होगी, हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि मरीज़ को एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उसके कहाँ ब्रेन में लीजन आ रहे हैं, उसके लिए क्या दवाई दी जानी चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी इस तरह का पीड़ित हो तो घर में डॉक्टर ना बने। अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास डॉक्टर इस बारे में हमको सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं, तो जो भी दक्ष डॉक्टर आपको लगते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, उनसे मिलिए और पूरा इलाज लीजिए। चलिए, एक और डॉक्टर फिरोज खान हमारे साथ बालाघाट से जुड़ रहे हैं। फिरोज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, मुझे पीछे कमर के पिछले हिस्से में सर बहुत दर्द रहता है। मैंने एमआरआई करवाई सर, तो उसमें L5-S1 जो नस होती है सर, ये दबी हुई आई है। तो सर इसका ट्रीटमेंट जानना चाह रहा था मैं। जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि आपकी कमर की नसों में दबाव है, जहाँ एक डिस्क प्रोलैप्स है, शायद उसने कंप्रेस किया, उसके कारण आपको पैरों में दर्द हो रहा होगा, जिसे सियाटिका के रूप में भी जानते हैं, कई बार और भी कई कारणों से जानते हैं। इसके लिए पूरी तरह इलाज संभव है, दवाइयाँ दी जाएंगी। आपको अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, जिससे वो आपका दर्द ना बढ़े। कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ, कुछ न्यूरोपैथिक पेन की दवाइयाँ दी जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आप तरह से पूरे जहाँ आस-पास हैं वहाँ इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, तो एक बार मेरी सलाह होगी आप बंसल अस्पताल में आएँ, हम आपको बेहतर इलाज देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, अंत में डॉक्टर प्रतीक, क्या कुछ आप दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे, और साथ ही बंसल हॉस्पिटल में किस तरह से स्क्लेरोसिस का इलाज उपलब्ध है, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, तो उसके तुरंत अपने आसपास के फिजिशियन या बंसल अस्पताल विजिट करें, आपको वहाँ पे सारा इलाज मिल जाएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो भी इलाज संभव है दुनिया भर में, वो बंसल अस्पताल में अवेलेबल है। आप आएँ, उसके लिए एक्यूट रेक के लिए भी जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जो स्टेरॉइड के अलावा प्लाज्माफेरेसिस या इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन या और भी दवाइयाँ जो होती हैं, वो सब हम देने में सक्षम हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, आपका प्रियजन, आपका आसपास का मरीज़ या आपके दूरस्थ कोई भी ऐसा रिलेटिव जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है और उसको इलाज में संभव नहीं हो
हो पा रहा है या उसको इलाज में फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, हम उसको एक बार वंश अस्पताल आने की ज़रूर सलाह दें और हम उनको देने इलाज जैसा बेस्ट इलाज हो सकता है उसको देने की चेष्टा करेंगे। चलिए डॉक्टर प्रतीक, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपचार के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ और जाते जाते देखिए वेदर अपडेट।